हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट में हमने रेट ऑफ रिएक्शन रीड किया था, उस पे बेस्ड एक ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम। ये है न्यूमेरिकल। इन अ गिवन रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्लोरीन इज 2.5 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। रिएक्शन है H2 plus Cl2, प्रोडक्ट 2HCl। सोल्व करेंगे हम इसको। फर्स्टली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस इक्वेशन का? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू minus change in concentration of Cl2 per unit time is equal to 1/2 change in concentration of HCl per unit time। हमें given क्या दिया हुआ है? rate of disappearance of chlorine। rate of disappearance ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्लोरीन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 पर यूनिट टाइम। ये कितना दिया हुआ है? 2.5 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और निकालना क्या है हमें? रेट ऑफ रिएक्शन तो ये निकल ही गया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HCl पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। BCl2 अपॉन BP इज इक्वल टू 1/2 ऑफ HCl। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्लोरीन कितना दे रखा है? 2.5 into 10⁻³ 2 को हम उधर लेके जाएंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HCl पर यूनिट टाइम is equal to 2 into 2.5 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5.0 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर मीन्स जैसे मैटर की 3 फेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स पास होते हैं तो उनका कोलिजन कम होता है। लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं तो वो थोड़ा से कोलाइड करते हैं। और गैस में जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, जितनी
greater the collision frequency greater will be the rate of reaction. ठीक है। और नेचर कैसा हो सकता है रिएक्टेंट का? अब देखो, एक रिएक्शन लिखती हूं मैं। प्रोडक्ट बन गया हमारा 2NO2, एक है 2CO प्लस O2, प्रोडक्ट बन गया हमारा 2CO। ठीक है। कौन सी रिएक्शन इसमें फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी, वो किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा वीकर बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अब इसमें NO का बॉन्ड वीकर है या CO का? इसमें NO का बॉन्ड वीकर है देन CO, तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? 2NO2 वाली रिएक्शन फास्ट होगी और CO वाली रिएक्शन स्लो होगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? वीकर द बॉन्ड strength then rate of reaction increases. जितनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी उतनी जितना बॉन्ड वीक होगा उतनी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। जैसे हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट में पढ़ा था, जितनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, increase of temperature the collision frequency increases in reactants then rate of reaction increase. अब ये पॉइंट नोट करना, विद द 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, with the 10 degree increase in temperature, rate of reaction double. Every 10 degree increase in temperature, जितना 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डबल हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर थर्ड, कैटालिस्ट। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कैटालिस्ट क्या होता है। जो कैटालिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं किया जाता, उसका कोई टेक पार्ट होता नहीं है रिएक्शन में, लेकिन फिर भी वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसे कैसे इंक्रीज करता है? तो जो कैटालिस्ट है वो रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है। ठीक है।
उसके पाथ के चेंज करने से उसमें लो पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो कैटालिस्ट क्या होगा, कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस which increase the rate of reaction, which increase the rate of reaction without itself being consumed up in reaction. It increases the rate of reaction. It increases the rate of reaction by providing alternate path with low potential energy. ये रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है लो पोटेंशियल एनर्जी के साथ, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, इंक्रीजेस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगी। उसके बाद हमारा फिफ्थ फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब इसको एग्जांपल से समझना। जैसे एक मग ले लिया हमने, इसमें हमने दूध डाला हुआ है, इसमें हमें शुगर मिक्स करनी है। एक शुगर लेंगे हम बड़े साइज की, एक लेंगे हम छोटे साइज की। तो बड़े शुगर का साइज जिसका है वो जल्दी मिक्स होगी या फिर जो छोटे साइज की शुगर है वो जल्दी मिक्स होगी? ऑब्वियसली छोटे शुगर वाली मिक्स होगी। तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। अब जैसे शुगर को हम बिल्कुल पाउडर बना दें तो वो जल्दी इसमें मिक्स होगा या ये छोटे वाले क्रिस्टल मिक्स होंगे? ऑब्वियसली पाउडर वाला होएगा। तो मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जैसे अब छोटी वाली होगी तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा दूध में उसका, तो वो जल्दी मिक्स होएगी। और जो ये बड़े वाली है उसका सरफेस एरिया दूध में कम होगा, उसके दूध वाले पार्टिकल्स उसको कम टच करेंगे, तो इसका मतलब उसका सरफेस एरिया कम होगा तो वो रिएक्शन लेट करेगी, मतलब कि मिक्स लेट होएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी। तो इसमें हम क्या कहेंगे? इंक्रीजेस सरफेस एरिया, इतना ही इंक्रीज करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे 5 फैक्टर थे रेट ऑफ रिएक्शन के। मैं रिपीट करती हूँ। फर्स्ट था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा था टेम्परेचर, तीसरा कैटालिस्ट, चौथा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पांचवा सरफेस एरिया। ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन के 5 फैक्टर्स हैं।
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें फर्स्टली हम सपोज करेंगे एक केमिकल रिएक्शन। लेट ए केमिकल रिएक्शन। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी each raised to power its stoichiometric coefficient। जो ये हैं स्मॉल a एंड b, ये हमारे stoichiometric coefficient, ठीक है। तो क्या कहलाने, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो a और b है, ईच रेज टू पावर इट्स स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब a का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है हमारा a, एंड b का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है हमारा b, ठीक है। तो ये इक्वेशन या ये लॉ दिया था हमारा मास एक्शन, ठीक है। तो हम वर्डिंग्स में इसको क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of molar concentration of reactants is concentration of reactant each raised to power its stoichiometric coefficient, ठीक है। ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ है इसमें रेट लॉ। रेट लॉ ने क्या दिया था, कि रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर इट्स मे और मे नॉट बी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब इनकी पावर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे पिछली लॉ ऑफ मास एक्शन में तो ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ही होते हैं जो ए एंड बी होगा, लेकिन जो रेट लॉ है उसमें जो ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ये वाले हो भी सकते हैं और उससे अलग भी हो सकते हैं। जैसे अल्फा हो गया और बीटा हो गया, ए और बी ना होके अल्फा बीटा हो गया। रेट लॉ ने ये दिया था। वहां से थोड़ा सा डेफिनेशन में बाकी सेम है, क्या चेंज करना है बस लास्ट में ईच रेज टू पावर इट्स मे और मे नॉट बी इट्स स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है, अगर हम इसको इक्वल्स टू लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट, ठीक है, और ए अल्फा और बी। तो यहाँ से हमारी रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट इक्वल क्या कब आएगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 1। तो रेट क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन बनी, रेट कांस्टेंट is defined as
as the rate of reaction when concentration of reactants is unity. अगर A एंड B की कंसंट्रेशन को यूनिटी किया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट इक्वल्स टू के, ये हमने रेट लॉ में पढ़ा था। जो इसमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उनके सम को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अल्फा बीटा है, इनके सम को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन विच concentration in terms of raised power in rate law is called order of reaction. The sum of the exponents, वो उन exponents का sum जो concentration की raised power है, जो हमने rate law में पढ़ा था, उसको हम बोलेंगे order of reaction। अब order of reaction को आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? जो अल्फा प्लस बीटा है उनका सम क्या होगा? जीरो। अब एग्जांपल देखना, H2 प्लस Cl2 प्रोडक्ट बनाएगा 2HCl। ठीक है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी रेट क्या होगी? H2Cl2। ठीक है, तो इनकी पावर क्या है? जीरो। तो कौन सा हो गया ये ऑर्डर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट, इसमें कंसंट्रेशन तो जीरो होगी, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, N2O5 प्रोडक्ट बनाएंगे 2NO प्लस हाफ O। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसकी H2O2, H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, तो फिर अल्फा प्लस बीटा ये 1 होगा, तो जैसे इसकी पावर 1 हो जाए, अल्फा तो 1 हो जाएगा और बीटा 0 हो जाएगा। तो फिर जो रेट हुई वो किस पे डिपेंड की? 1 कंसंट्रेशन पे। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी पावर 0 होगी तो ये किसी की भी पावर 0 मतलब 1 होता है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड किया? ओनली 1 कंसंट्रेशन पे। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका रेट क्या होगा? K
तो जो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, 2 कंसंट्रेशन पे, दोनों की कंसंट्रेशन है ना, इसीलिए ये किस पे डिपेंड किया, 2 कंसंट्रेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 होगा। जैसे रेट कैसे लिखा जाएगा, के सॉरी 3 होगा, जैसे ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, या ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है वो कितने कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, 3 कंसंट्रेशन पे। जैसे एग्जांपल ले लो, 2NO प्लस O2 प्रोडक्ट बन गया 2NO। ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 3 होगी, तो अल्फा प्लस बीटा 3 हो गया, तो उसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। एक होती है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, लास्ट। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन में जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो फ्रैक्शनल होगा, 1/2 हो सकता है, 3/2, कुछ भी, मतलब फ्रैक्शन में होगा। एग्जाम्पल देखो, H2 प्लस Br2 2HBr। ठीक है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, H2 की पावर 1 और Br2 की हाफ। तो 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2। तो ये हो गया फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन।